देखो अपन कल पहली क्लास हुई थी अपनी, है ना, ध्यान से सुनना। चैप्टर पहला स्टार्ट किया था फिजियोलॉजी का, दोष धातु मल आदि। तो इसमें अपन ने शरीर की तीन अवस्था बताई थी, उत्पत्ति स्थिति विनाश। फिर अपन ने बताया था भाई शरीर के तीन मूल होते हैं, दोष धातु मल। दोष के बारे में अपन ने बात कर ली थी, ये दोष के बारे में, दोष की प्रधानता, ये अपन ने बात कर ली थी, दोष की प्रधानता। आज करेंगे अपन धातु की प्रधानता, क्योंकि दोष धातु मल कर रहे थे ना अपन। दोष के बारे में अपन ने जान लिया, दोष किसे कहते हैं, दोष का इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने, वात पित्त कफ होते हैं, मानसिक दोष कौन से होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया था कल। आज करेंगे धातु की प्रधानता। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो धातु कितने धातु हैं? 7। तो ये याद रख लो, ये पहली क्लास है आपकी, मतलब दूसरी क्लास हो गया आज तो फिजियोलॉजी की। लेकिन फिजियोलॉजी तो मैं पहला चैप्टर है ना, तो इस तरीके से 1 2 3 4 अपन याद करते हैं ना, ए बे से दे, ऐसे पहली क्लास में LKG UKG में, उस तरीके से याद कर लो भाई। 7 धातुएं होती हैं। रस नाम क्या है? रस। रस यानी लिम्फ, अपनी बॉडी में जो लसिका है ना पूरा, वो क्या है? रस। रक्त यानी ब्लड। मांस, मांस तो आप जानते हो एक तरीके से, ठीक है। मेद मतलब जो फैट है, अपनी बॉडी में जो फैट है ना, वो मेद है। अस्थि यानी बोन। मज्जा यानी बोन मैरो। और शुक्र यानी जो जेनेटल ऑर्गन से जो स्रावित होता है, ठीक है, शुक्र। ये 7 धातुएं अपनी बॉडी में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वही अपनी बॉडी इन 7 धातुओं से मिलकर बनी है। दोषों की अपेक्षा मुख्यतः धातुएं शरीर का धारण करती हैं। अब दोष, वात पित्त कफ थे अपन ने कल की थी भाई, वो भी धारण करते हैं, इसलिए उनको धातु बोलते थे। दोषों को भी धातु बोलते ना, दोषों को दोष भी बोला जाता है, दोषों को धातु भी बोला जाता है, दोषों को मल भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दोषों की अपेक्षा मुख्यतः धातुएं शरीर का धारण करती हैं। मुख्यतः मतलब मेजर, डोमिनेंस कौन है बॉडी में? सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? धातु पाई जाती है। देखो बोन अपनी बॉडी में कितनी है? 206 है। पूरी शरीर में मांस है, फैट है, ब्लड है, लसिका है, ठीक है, बोन मैरो है, ये सब क्या है? पूरी तरीके से धातु ही तो हैं। तो अधिक डोमिनेंस किसकी है? धातुओं की, इसलिए इनको धातु बोलते हैं। कि मुक्त धातुओं शरीर का धारण धारण कर रही है, मतलब एक तरीके से उसको एक आकार प्रदान कर रही है, रूप प्रदान कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला? धातु बोले गए। अर्थात सम अवस्था में दोष में मल भी शरीर को धारण करने से उन्हें धातु कहते हैं। और मल भी दोष तो कर ही रहे थे, दोष को भी धातु बोला था, धातुओं को धातु बोल रहे हैं, मल भी धारण करते हैं। मूत्र स्वेद फुरिस है ना, वो भी धारण करते हैं। लेकिन डोमिनेंस कौन है इन तीनों में से? धातु है डोमिनेंस, ठीक है। परंतु ये कार्य मुख्यतः धातु का है, इसलिए इनका नाम स्पेसिफिक क्या नाम है? धातु। इनको क्यों बोला धातु? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को इनको अलग नाम क्यों नहीं दिया? धातु ही क्यों बोला? क्योंकि ये धारण कर रही है। धारण करने का मतलब है एक तरीके से अपनी बॉडी को एक शेप दे रही है, एक आकार दे रही है, एक सिस्टमेटिक तरीके से है अपनी बॉडी में। तो धातुओं को मतलब धारण कर रही है अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ये धारण कर रही है। अपना जीव है जो इन्हीं पे तो आश्रित है। जैसे कि स्वतंत्र आत्मा, स्वतंत्र जीव, शरीर के बिना कोई अस्तित्व है उसका? नहीं है ना, शरीर के साथ ही तो। ये शरीर किससे मिलकर बना है? ये धातुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए इनको धातु बोला गया। रस आदि 7 धातुएं शरीर को धारण करते हैं, अतः इन्हें धातु कहा जाता है। क्लियर? रस आदि, रस आदि मतलब यहाँ पे संधि विच्छेद करो, रस प्लस आदि। रस आदि का मीनिंग होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं शरीर का धारण करती हैं, अतः इन्हें धातु कहा जाता है। एक श्लोक आता है, इसको ध्यान से सुनना। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदम प्रजायते, मेधम अस्ति ततो मज्जा मंजम शुक्रम तु जायते। रसाद रक्तम ततो मासम मासन मेद प्रजायते, मेधम में अस्ति ततो मज्जाम मज्जाम शुक्र प्रजायते। भाई ये कैसे उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति कैसे होती है? रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है? मांस की उत्पत्ति कैसे होती है? ये शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है? मज्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? ये इस श्लोक में बताया गया है कि रसाद रक्तम, कि भाई जो रस से रक्त। अब रस कैसे बनेगा? इसमें नहीं बताया ना इस श्लोक में कि रस से तो रक्त बन जाएगा। जो अपन भोजन खाते हैं ना, भोजन में अपन ने जो भी कुछ खाया उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में एक रस तैयार होता है, उससे क्या बनता है? रस बनता है। उस रस से क्या बनेगा? रक्त। कि रसाद रक्तम ततो मांसम, फिर रक्त से क्या बनता है? मांस। फिर मांस से क्या बनेगा? मेद। मेद से क्या बनेगा? अस्थि। अस्थि से क्या बनेगी? मज्जा। और मज्जा से क्या बनेगा? शुक्र। ठीक है। तो शुक्र बनने में आचार्य बताते हैं कि 1 महीने का टाइम लगता है। कि अपन ने जो भोजन आज खाया है ना, उससे शुक्र बनने में 1 महीने का टाइम लगता है, ऐसा आचार्य ने बताया। अब ये जो श्लोक है कि रसाद रक्तम ततो मासम मासम मेदम प्रजायते, मेदाम अस्ति ततो मज्जा मज्जाम शुक्र तो प्रजायते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सेकंड जो पेपर है फिजियोलॉजी का, मैंने कल बताया था भाई 2 पेपर होते हैं, तो सेकंड पेपर में ये हर चैप्टर में आता है। रस धातु वाले चैप्टर में ये श्लोक आएगा, रक्त वाले में आएगा, मांस वाले में आएगा, मेद वाले में आएगा, अस्थि वाले में आएगा, मज्जा वाले में आएगा, शुक्र वाले में आएगा। कि हर चैप्टर में आपसे पूछेंगे भाई धातु का कार्य क्या है,
जैसे रस का क्या कार्य है कि भाई रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाएगा रक्त धातु का क्या कार्य है, भाई रक्त से मांस धातु की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, हर चैप्टर में आने वाला श्लोक है, इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी हेडिंग क्या है आप धीरे धीरे सेकंड पेपर में समझ जाओगे। भाई क्वेश्चन आएगा ना रस से कौन से धातु की उत्पत्ति होती है, रक्त, तो भी ये श्लोक लिखा जाएगा। क्वेश्चन आएगा भाई रक्त से कौन से धातु की उत्पत्ति होती है, मांस, तो ये भी श्लोक लिखा जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आगे बढ़ते हैं। आहार का पाचन होकर सार भाग, रस व मल भाग पुरुष मूत्र बनते हैं। वह रस वयान वायु से प्रेरित होकर सभी धातुओं को पोषण देता है। देखो यहाँ पे देखो आहार का पाचन होकर सहार भाग वह मल भाग, देखो यहाँ पे लिखा है सहार भाग रस, कोष्टक में छोटा सा रस भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि आहार का पाचन होकर सहार भाग रस व मल भाग। देखो अपन ने जो भी भोजन खाया, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जितना भी फंडामेंटल है ना सेकंड पेपर का है, लेकिन अपनी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने के लिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा थोड़ा सा कि भाई अपन ने जो भी भोजन खाया, क्लियर, जितना भी भोजन खाया, जैसे कि अपन 2 रोटी खाई है, दाल खाई, चावल खाया, सलाद खाई, पच गया, पेट भर गया। अब ये भोजन पेट में जाने आमाशय में गया, पच गया, पूरा भोजन मिक्सिंग हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई दाल अलग से पचेगी, रोटी अलग से पचेगी, ठीक है, सलाद अलग से पचेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्स में हो जाता है। मिक्स में होने के बाद इनका रस तैयार हो गया, रस, रस यानी जूस, जूस टाइप होता है ना एकदम लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गया, क्योंकि उसका पाचन हो गया, क्योंकि अपन ने देखो पहले दांतों से उसको पतला किया, ठीक है, दांतों से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर अपनी एंजाइमों की सहायता से और पतला हो गया, मतलब गल गया, तो एक लसलसा सा पदार्थ बन जाता है, बिल्कुल जूस बन जाता है भोजन। तो क्या बन गया, रस बन गया। अब ये 2 भागों में बट गया कि आहार रस का पाचन होकर सहार भाग रस व मल भाग बनते हैं। सहार भाग यानी क्या होता है, सार यानी अच्छा अच्छा जो पोषक तत्व होते हैं ना, बोलते हैं ना खनिज, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी जो अपने शरीर को पोषण देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो भाग अलग हो गया। और जो अपन उत्सर्जित करते हैं गंदगी, जो अपन फ्रेश होने जाते हैं, मतलब यूरिन उत्सर्जन करने जाते हैं, पसीना निकलता है या मल त्याग करते हैं, वो क्या एक तरीके से गंदगी, उसको क्या बोलते हैं, किट्ट भाग यानी मल भाग, पुरुष मूत्र बनते हैं। तो अब देखो अपन ने जो भोजन खाया ना, उससे एक अच्छा भाग बनेगा, एक बुरा भाग बनेगा। तो वह रस जो अच्छा भाग बनेगा ना, तो ये पाचन होकर सहार भाग रस, सहार भाग रस लिखा हुआ है यहाँ पे, सहार भाग रस, तो यहाँ लिखा नीचे कि वह रस व्यान वायु। अब ये व्यान वायु क्या है कि वात दोष है, कि वात दोष के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक है व्यान वायु। अब आप सोचोगे सर हमने वात दोष तो पढ़ा ही नहीं है, तो व्यान वायु को कैसे पता समझोगे। तो अगला चौथा चैप्टर है वात दोष, उसमें 5 भेद आते हैं। उसमें बताया गया है कि इस व्यान वायु क्या होगी, इस रस को, जो अच्छा भोजन, अच्छा जो कंटेंट बना ना, अच्छा जूस बना, उसको पूरे शरीर में फैला देगी। पूरे शरीर में मतलब आपकी जो आंत है उसमें भोजन पचा था, उस आंत से आपको ऊपर की बॉडी को, अपने सिर को भी जाएगा, पैरों को भी जाएगा, हाथों को भी जाएगा, सब जगह पोषण की रिक्वायरमेंट होती है, सब जगह सेल्स हैं, उनको पोषण चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या है, इस व्यान वायु से प्रेरित होकर सभी धातुओं को पोषण देता है। और मतलब सभी धातुओं मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुएं इन चीज़ों से बनने लगती हैं, मतलब ये वृद्धि करता है। जब ये 7 धातुएं वात आदि दोषों से दूषित होते हैं तो इन्हें दूष्य कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि दूष्य किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना कि दूष्य किसे कहते हैं। कि जब धातुओं को वात आदि दोष मतलब वात, पित्त, कफ द्वारा दूषित किया जाता है, मतलब गंदा किया जाता है, तब उन्हें क्या बोलेंगे, दूष्य कहा जाता है। किसको बोला गया है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, किस अवस्था में बोला गया है, जब ये वात, पित्त, कफ इनको दूषित करता है, मतलब गंदा करता है, मलित करता है, तब इनको दूष्य कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने बच्चे हैं, हाँ ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, सातों धातुएं अपनी अपनी व्यान वायु, मैंने जस्ट अभी बताया था कि व्यान वायु होती है, जो वात दोष है ना उसके भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है, प्राण वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। तो एक भेद है कि वात दोष का एक भेद है। मैंने क्या बोला, जितनी भी कल क्लास में बताया था, जितनी भी गति होती है वात दोष की वजह से होती है। तो वात दोष का एक भेद है, अपन चैप्टर नंबर 4 में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी ये आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास मतलब पहला चैप्टर, तो ABCD मतलब आपका गणित चल रहा है, एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। तो इस पे ये क्या है, इस पे मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 4 पर डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, सातों धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट, मल और प्रसाद रूप में 2 प्रकार से पाक हो जाती हैं। कि सातों धातुओं कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अपनी अपनी सातों अग्नियों से। अब देखो यहाँ पे अग्नि आई, अब आप अग्नि नहीं पढ़ी आपने, तो अग्नि कितने प्रकार की होती है, टोटल 13 प्रकार की अग्नि होती है। 7 धातु अग्नि,
5 भूताग्नि, 1 जठराग्नि। अब आप बोलोगे सर हमको पता ही नहीं है 13 प्रकार की अग्नियाँ होती है, हमको तो पता ही नहीं है ये क्या होती है। कि जिससे भोजन पचता है ना वो क्या है, अग्नि है। ठीक है, जिससे भोजन पच रहा है वो अग्नि है। तो अपन ने जो भी भोजन खाया वो पचेगा, किससे पचेगा, जठराग्नि। पहली अग्नि का क्या नाम है, जठराग्नि। अब आप बोलोगे सर आपने तो लिखा है नहीं ये अग्नि 13 है, तो ये चैप्टर नंबर 11 में आएगा, अग्नि वाला चैप्टर फिजियोलॉजी में है। तो मतलब पूरी फिजियोलॉजी ना फंडामेंटल है आयुर्वेदा का, बेसिक फंडामेंटल है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और जो पहला चैप्टर है तो एक तरीके से बेसिक फंडामेंटल है। तो ध्यान से सुनना कि 13 तरह की अग्नियाँ होती हैं। पहली होती है जठराग्नि, उससे अपना भोजन पचता है, भोजन पच गया, जूस बन गया। अब आती हैं 7 धातु अग्नि, 5 भूता अग्नि। तो 5 महाभूत हैं, इसलिए ये महाभूत तो जानते हो ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 महाभूत हैं। और धातु यहाँ नाम आएगा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। तो अग्नि कौन सी हो गई, रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि। कि भाई 7 धातुओं की 7 अग्नि। इसी तरीके से आकाश अग्नि, वायु अग्नि, ठीक है, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि और अग्नि अग्नि, मतलब जो एक अग्नि महाभूत भी तो ना, तो उसकी भी अग्नि। तो इस तरीके से 5 तो महाभूतों की और 7 धातुओं की, कि 7 धातुएं अपनी अपनी 7 अग्नि, मतलब 7 धातु अग्नि होती है ना, तो किट यानी मल और प्रसाद रूप में 2 प्रकार से पाक हो जाती हैं। मतलब कोई भी चीज़ बनती है, अपन ने कुछ भी खाया उसकी 2 चीज़ बनेंगी, एक तो अच्छा भाग, एक बुरा भाग। इसी तरीके से रस बनने से पहले 2 भाग बनेंगे, रक्त बनने से 2 भाग बनेंगे, अच्छा भाग बुरा भाग। मांस बनते टाइम भी 2 भाग बनेंगे, अच्छा भाग बुरा भाग। मेद बनते समय 2 टाइप भाग बनेंगे, अच्छा भाग बुरा भाग। अच्छे भाग से तो क्या बनता है, इस धातु की वृद्धि होती है, और जो गंदगी होती है मल भाग है वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर कोई दूसरी धातु या उप धातु बना दी जाती है, आगे बताएंगे उप धातु। ठीक है, फिर यही प्रसाद भाग उस धातु को के उप धातु का पोषण करता है। यहाँ पे लिखा है कि यही है प्रसाद भाग उस धातु के उप धातु का। मतलब उप धातु क्या होता है, एक तो होता है देखो मुख्यतः है मेजरमेंट, ये है, और उसके बोलते हैं ना उप धातु जो साथ में लगा हुआ होता है, जिससे जिसकी वृद्धि होती है पोषण प्राप्त करता है वो। अभी बताएंगे उप धातु का चैप्टर है सेकंड पेपर में, उप धातुओं का चैप्टर है, मतलब 12 नंबर का चैप्टर है सेकंड पेपर में। तो जितने भी वर्ड आएंगे ना, जैसे व्यन वायु आया, अग्नि आई, उप धातु आए, ये सारे के सारे चैप्टर हैं आपके फिजियोलॉजी में। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या आ गया, समझ में तो आया नहीं। ये पहली क्लास है, बस आपको नाम बताए जा रहे हैं, नाम बताए जा रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं कोई मूवी देखते हैं अपन, तो मूवी में नाम बता देते हैं भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो उस कैरेक्टर के बारे में अपन को बाद में पता चलता है कि इसमें ये खासियत हैं, ये शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी आपको ये नाम पता चल रहा है कि उप धातु नाम का कोई वर्ड आया, व्यान वायु नाम का कोई वर्ड आया। एक तरीके से ये पहली क्लास है। तो ये धारी धारी धीरे धीरे चीज़ें जब पूरा सिलेबस अपन करते जाएंगे, धीरे धीरे अपन मूवी देखते जाते हैं, मतलब एक एक चीज़ें समझ में आती जाती हैं। इस तरीके से फिजियोलॉजी समझो कि एक तरीके से पहली क्लास है, अभी हिस्टोरी बेस लाइन बन रही है। ठीक है, तो अभी अपन बोलेंगे यार इसमें इतनी पावर कहाँ से आई, अपन किसी कैरेक्टर को देखते हैं कि इसमें उड़ने की पावर कहाँ से आई, आप मूवी देखो आराम से बता देंगे भाई इसमें इस पावर कैसे आई। तो अभी बस विषय को जगा ही रखो, मतलब उसमें इंटरेस्ट बनाए रखो। अब ऐसे ही अभी मैं बता दूँ कि हाँ इसमें ऐसे पावर है, तो मूवी मतलब समझ में नहीं आएगा ना, बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे। तो एक कॉन्सेप्ट ले चलो धीरे धीरे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो ये एक तरीके से मूवी की तरह सोचो इस चीज़ को। तो ये है फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, एक तरीके से पहला टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, डिटेल में अपन धीरे धीरे हर चैप्टर में, जैसे दोष आए तो दोष के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अग्नि आई, प्रकृति आई, सब महाभूत, ये सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यही प्रसाद भाग उस धातु के उप धातु का पोषण कर दिया था, प्रत्येक धातु की अग्नि उस धातु का पाक करती है, वह प्रसाद भाग बनाती है, और आगे जाकर यही प्रसाद भाग उस धातु की उप धातु का पोषण करता है। ठीक है, अब धातुओं के देखो मुख्य कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात देखो, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, पूरी सेकंड है ना, पूरी सेकंड फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में आएगा। धातुओं के कार्य बताइए, कि रस धातु का कार्य लिखो, रक्त धातु का कार्य लिखो, मांस धातु का कार्य लिखो, मेद धातु का कार्य लिखो, मज्जा धातु का कार्य लिखो, अस्थि धातु का कार्य लिखो, शुक्र धातु का कार्य लिखो। तो ये परिणाम, ये एक श्लोक है पूरा, परिणाम जीवनम लेपो इसने धारण पूर्णतः गर्भोत्थानम प्रजाय, ये पूरा श्लोक है। सेकंड पेपर में श्लोक बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कि 7 के साथ क्या है कि परिणाम, कि 7 धातुओं के 7 काम है। तो पहला क्या है, परिणाम, मतलब एक तरीके से जीवन प्रदान करना। जीवन तो दूसरा है रक्त का, जो रस के क्या परिणाम, परिणाम का मतलब ग्रहण करना, तरोताजा करना, उसको हष्ट पुष्ट बनाए रखना। तो ये परिणाम करता है कौन, रस।
जीवन, रक्त की वजह से अपन को जीवन मिलता है। लेपन, लेपन क्या है, पहला तो था रस हो गया, फिर है रक्त, रक्त की से जीवन, रक्त के बाद में क्या आता है, रस, रक्त, मांस। मांस क्या करता है, पूरी बॉडी को अपन लेपता ही तो है, पूरी बॉडी में अपने मांस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये लेपन। मेद, फैट क्या करता है, स्नेहन, मतलब अपने शरीर को स्नेहित रखता है। फिर है धारण, धारण क्या करता है, बोन, अस्थि, अस्थि का काम क्या है, धारण। देखो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, तो अस्थि पे जाके नंबर आता है धारण का, मतलब अपनी बॉडी को जो स्ट्रक्चर, जो रूप मिल रहा है हड्डियों की वजह से मिल रहा है, अब हड्डियों को निकाल दो बाहर, पूरा मांस का लोतड़ा बन जाएगा, अपनी जमीन में पड़ जाएगा, पूरी तरीके से मांस चिपक जाएगा जमीन पे, तो ये धारण कर रहा है, मतलब एक तरीके से एक आकार प्रदान कर रहा है, एक रूप प्रदान कर रहा है, कौन, अस्थि, तो धारण। अब अगला है पूर्ण, पूर्ण किसका कार्य है, मज्जा। अब जो बोन में अंदर जो मज्जा रहती है ना, बोन मैरो, बोन के अंदर ही तो रहती है बोन मैरो, तो ये पूर्ण मतलब भरने का काम कर रहा है। और गर्भ स्थापन, जो लास्ट में बचा शुक्र धातु, शुक्र धातु का क्या कार्य है, गर्भ, मतलब गर्भ की उत्पत्ति करना। अब शुक्र धातु ही तो उत्पत्ति करता है गर्भ की, तो ये सातों धातुओं के 7 कार्य हैं। तो सीक्वेंस में नाम याद रखना, ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट है कि धातुओं के जो नाम है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये इसी क्रम में आपको याद रखना। ऐसे मत करना कि रस पहले कर लिया, फिर शुक्र लिख दिया, फिर धातु में अस्थि लिख दी, फिर आप मांस लिख रहे हो, उल्टे सुलटे मत करना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सीक्वेंस में याद रखना। और इन धातुओं के जो मुख्य कार्य में प्रणम, जीवनम, लेपो, स्नेह, धारणम, पूर्णम और गर्भ स्थापना, ये भी आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। अगर आपको उल्टे पुल्टे करोगे तो आपको भी कन्फ्यूजन रहेगा। अब देखो मल की प्रधानता, अब धातुओं की दोष की बात हो गई, धातु की बात हो गई, और मल की बात करेंगे। अब लास्ट में तीसरा है मल, मल की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ मलय, ठीक है। मूत्र, पुरीस तथा स्वेद। अब मूत्र क्या होता है, यूरिन, पुरीस क्या होता है, स्टूल, जो अपन पास आउट करते हैं ना, ठीक है, और स्वेद क्या होता है, पसीना, आदि मल कहे गए। अपनी बॉडी के 3 मल कहे गए, अपनी बॉडी में ये 3 मल है। 7 धातुओं के मल इस प्रकार हैं, यहाँ पे लिखा है कि सप्त धातुओं के मल इस प्रकार हैं। देखो किसी भी चीज़, अपन ने बताया था ना कि भाई सातों धातुएं अग्नि प्रसाद भाग बनाती हैं और किट्ट भाग बनाती हैं, और जो किट्ट भाग होता है मतलब मल बनाती है, तो मल क्या बनेगा, यहाँ पे देखो वापस आओ मैं समझाता हूँ कि सातों धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट्ट, मल और प्रसाद रूप में 2 प्रकार से पाक हो जाती हैं। अपन ने सातों सातों अग्नियों से किट्ट भाग भी बन रहा है और प्रसाद, ये प्रसाद भाग तो क्या करेगा, उप धातुओं का पोषण करेगा, और ये किट्ट भाग क्या करेगा, मल, ये बनता है। देखो यहाँ पे रस से क्या बनता है, कफ बनता है, तो रस धातुओं का जो मल है, ठीक है, वो क्या है, कफ है। रक्त धातुओं का मल क्या है, पित्त है। और मांस धातुओं का मल क्या है, कर्ण, नासा आदि स्थित मल, खेमल बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, खे, जो खे खरगोश वाला खे है ना, वो है ये खे मल, मतलब खाली स्थानों में पाए जाने वाला मल। अपनी जो कान में गंदगी अपन निकालते हैं ना, कान में ऐसे रुई डाल के उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, नाक में गंदगी जम जाती है, सलेस्मा जम जाता है, वो गंदगी क्या है, मांस का मल है, ठीक है। मेद, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। अपन ने भोजन किया, भोजन करने से 2 चीज़ बनी, एक तो अच्छा भाग, एक बुरा भाग। अच्छे भाग तो पूरी बॉडी में फैल गया, किसने फैलाया, व्यान वायु ने फैला दिया। जो बुरा भाग था इससे क्या बन गया, मूत्र, पुरीस, स्वेद, ठीक है। अब वो पूरी बॉडी में फैला, उसको अंदर जाके आगे जाके पाक हुआ, उसका कौन सी अग्नियों पे, धातु अग्नि द्वारा पाक हुआ। उस धातु अग्नि ने उस अच्छे पार्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, अच्छे और बुरे। एक अच्छे से तो उपधातु बन गए, और दूसरे से क्या बना, ये बन गए कि कफ, पित्त, कर्ण। मेद का देखो, स्वेद, जो पसीना आता है ना, वो मेद धातु की वजह से आता है। और अस्थि, नख और रोम, जो अस्थि यानी बोन, अस्थि यानी बोन ही तो होता है, तो बोन धातु का मल क्या है, नख यानी नाखून, और रोम यानी बाल। नाखून और बाल किसके हैं, अस्थि धातु के मल हैं। मज्जा, नेत्र, पुरीस, त्वचा का स्नेहांश, कि नेत्र अपनी आंखें, पुरीस, पुरीस जो अपना मल जो त्यागते हैं ना, उसका जो गीलापन होता है, स्नेहांश, स्नेह पाठ, और त्वचा का स्नेह, जो मतलब अपनी त्वचा पे तेलीय अंश, तेलीय एक तरीके से अपन त्वचा से बोल रहे हैं, तो स्किन ऑयली है, ये तेल छोड़ रही है एक तरीके से, ठीक है, तो वो स्नेहांश क्या है, मज्जा धातु का मल है। अब यहाँ पे शुक्र का नहीं लिखा, शुक्र का मल क्यों नहीं होता, क्योंकि शुक्र सबसे लास्ट में बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तब तक वो इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें कोई गंदगी बचती नहीं है, तो उसका कोई मल नहीं होता है, आचार्य आचार्यों ने बोला है, तो शुक्र का कोई मल नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। तो रस का कफ है, रक्त का पित्त है, मांस का कर्ण, नासा आदि स्थित मल, मतलब खेमल, खेमल यानी खाली स्थानों में पाए जाने वाला मल। अब कान खाली स्थान ही तो अंदर से खोखला है, तो उसमें मल भर जाता है, गंदगी भर जाती है, तो ये किसका है, मांस का। ये इंपॉर्टेंट है किस हिसाब से, पीजी के हिसाब से, कैसे,
पीजी में क्वेश्चन आते हैं कि भाई मांस धातु का मल है, ऑप्शन दे देंगे कफ, पित्त, स्वेद और कर्ण, ये मतलब खेमल डाल देंगे। तो आपको डालना है कि मांस धातु में खेमल पाया जाता है। खेमल, खे यानी खाली स्थानों पे पाए जाने वाला मल। ठीक है। अब आचार्य वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल कहा गया। आचार्य चरक और सुश्रुत ने तो भाई कोई मल नहीं माने, लेकिन जो आचार्य वाग्भट है, आचार्य वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी है, ठीक है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, ठीक है, आचार्य वाग्भट ने लिखी है। तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ते हो तो इसी आचार्य ने लिखी है, आचार्य वाग्भट ने। तो वो बोलते हैं कि जो ओज धातु है, अब ओज क्या होता है, इम्यूनिटी, ये ओज का चैप्टर भी आएगा। देखो अपन रस वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, रक्त वाला भी पढ़ेंगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। ओज वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, उप धातु वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर आएंगे डिटेल में, एक एक कैरेक्टर की बात डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी तो बस नाम इंट्रोडक्शन चल रहा है इन चैप्टरों के बस। आचार्य वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल कहा गया। और आचार्य जो वाग्भट थे, उन्होंने जो ओज धातु, ओज यानी इम्यूनिटी, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ओज है, ऐसा आप समझ सकते हो, ऐसा आप मान सकते हो, ऐसा आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आचार्य वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल कहा गया है। ठीक है, दोष धातु मल की साम्य अवस्था शरीर को स्वस्थ रखते हैं तथा विकृत की अवस्था में शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब लास्ट में एक लाइन लिख दी कि दोष धातु मल। अब अपन ने यहाँ पे देखो शुरुआत की जब कल क्लास की थी ना, उसमें लिखा था कि इस प्रकार की शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में दोष धातु मल ही कारण है। मतलब उत्पत्ति में दोष धातु मल कारण है, कितने साल तक कितने टाइम तक जीवित रहेगा उसमें दोष धातु मल कारण है, और मरेगा कब उसमें भी दोष धातु मल कारण है। उसी में यहाँ पे नीचे लिख दिया लास्ट में कि दोष धातु मल की साम्य अवस्था शरीर को स्वस्थ रखते हैं और तो विकृत अवस्था में शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई आपके दोष धातु मल साम्य अवस्था यानी जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में है, आप अच्छा भोजन कर रहे हो, अच्छा खान पीन कर रहे हो, अच्छी व्यवस्था में रह रहे हो, आपका कोई डिजीज नहीं होगा, आप लंबी आयु को प्राप्त करोगे। और आपके मतलब दोष बिगड़ गए, धातु बिगड़ गए, जैसे रक्त खत्म हो गया, अब धातु की बात करते हैं, वात पित्त कफ ऊपर नीचे हो गए, रक्त खत्म हो गया, मांस सूख गया आपका, ठीक है, या फिर हड्डियाँ ही नहीं बची, हड्डियाँ नष्ट हो गई आपकी, तो आप जल्दी मर जाओगे। तो यहाँ बोला कि विकृत की अवस्था, विकृत में क्या होता है, या तो बढ़ जाता है कोई चीज़ या घट जाती है। तो विकृत यानी दो तरीके से होती है, विकृति डिफॉर्मिटी दो तरीके से होती है, या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो इंक्रीज या डिक्रीज अवस्था में आपका शरीर क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। रोगग्रस्त ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा तो आप एक्सपायर हो जाओगे, मर जाओगे। तो इसमें लिखा है कि भाई उत्पत्ति स्थिति विनाश में रोग दोष धातु मल ही मुख्य कारण है। और शरीर की साम्य अवस्था में कितने समय तक आप जीवित रहोगे और कितनी जल्दी आप एक्सपायर रहोगे, इसमें दोष धातु मल ही जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से दोष धातु मल के जो जर्नल इंट्रोडक्शन था, दोष तीन हो गए, वात पित्त कफ धातुओं हो गए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और अपन ने क्या पढ़ा, मल, मल कितने हो गए, मूत्र पुरुष स्वेद। और ये रस के जो जो धातुओं के मल थे वे भी अपन ने देख लिए, इनको फिर से पढ़ेंगे अपन सेकंड पेपर में। ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, एक बात ध्यान रखना, अभी तो अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी दोबारा से, हर चैप्टर में एक स्पेसिफिक तरीके से इनको पढ़ेंगे। अब टॉपिक है अपना स्वस्थ की परिभाषा। स्वस्थ की परिभाषा आपको आनी चाहिए, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। स्वस्थ हेल्दी किसको बोलेंगे आप, हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे, इस श्लोक में सब कुछ लिखा है। सम दोष से सम अग्नि से सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन स्वस्थ इत्यादि ध्येयते, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमारे तो कॉरिडोर में लगा हुआ है ये श्लोक, जब भी आते जाते हैं तो एक बार नज़र पड़ी जाती है। तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए कि स्वस्थ की परिभाषा, कि अपन किस व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे। समदोष, समदोष यानी वात पित्त कफ सम अवस्था में हो, सामान्य हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतना होना चाहिए। कि त्रिदोष वात आदि, कि समदोष, दोष यानी तीन दोष, वात आदि, वात पित्त कफ मतलब वात आदि, साम्य मतलब साम्य अवस्था में हो। सम अग्निश्चय, यहाँ पे सम अग्नि, हाँ यहाँ पे लिखा देखो, अग्निया समो, अग्निया यानी सात तो धातु अग्नि, पांच भूत अग्नि और एक जठरा अग्नि, ये मतलब एक तरीके से जितनी भी 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो नॉर्मल अवस्था में रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है फिर खाना पच ही नहीं रहा, अग्नि मंद हो गई। अब अग्नि मंद हो गई तो खाना नहीं पचेगा, अग्नि ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए जितने खाना खाए उतना पच जाए नॉर्मली, वो है सम अग्नि। तो सम अग्नि से सम धातु मला क्रिया, और जो सम धातु यानी रस रक्त धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र
धातुएं रस रक्त आदि सम हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए उतनी क्वांटिटी में हो, किसी चीज की कमी ना हो, जितना रस चाहिए उतनी बॉडी में हो, जितना रक्त चाहिए उतना बॉडी में हो। अपन चेक करवाते हैं ना हीमोग्लोबिन कितना है, रक्त कितना है बॉडी में, अगर क्वांटिटी नॉर्मल है, सामान्य, तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो मतलब सम दोष से सम अग्नि से सम धातु मल क्रिया, मल भी सामान्य हो और उनकी क्रिया जो ये इनका कार्य है, जो फंक्शन है, मतलब रस धातु जो काम करता है, रक्त धातु जो काम करता है, मांस धातु जो काम करता है, कप धातु मतलब एक तरीके से रस रक्त मांस मेद धातु जो काम करता है, अस्थि धातु जो काम करता है, वो करता रहे, नॉर्मल अवस्था में रहे, जितनी उसकी करनी फंक्शन है ना उसका जो नॉर्मली चलता रहे। इसी तरीके से जो मल के फंक्शन है वो भी समान होने दिया थी, मलों की क्रियाएं सम हो। फिर है प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना, आत्मा इंद्रियां और मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ इत्यादि धीते। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना। देखो पहली तो थी ये नॉर्मली अपनी बॉडी से संबंधित कि सम दोष सम अग्नि से सम धातु है मल क्रिया, लेकिन किसी व्यक्ति की बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या होता है उसका टेंशन है, उसके मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो यहाँ पे लिखा है कि उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न आत्मा, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, उसको कोई किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी से जलन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना, आपकी जो आंखें हैं कान है जो इंद्रियां अच्छा देखें अच्छा सुने, एक तरीके से आपका मन चित्त होना एकदम शांत प्रसन्न और सुखीवान होना चाहिए, ठीक है। आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न हो वही स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ इत्यादि धीयते, मतलब उसी को अपन स्वस्थ पुरुष बोलते हैं। तो अब आप देख लो कि आप स्वस्थ हो कि नहीं हो, या आप खुश हो, आपका मन प्रसन्न है, ठीक है, आप खुश रहते हो, आपके सम दोष होने चाहिए, आपकी अग्नियां समान होनी चाहिए, आपके जो सम धातु जो धातु है ना रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वो प्रॉपर काम करते रहने चाहिए, जो मल है वो भी एक तरीके से समक्रिया, मतलब एक तरीके से जितना क्वांटिटी में बनना चाहिए, पसीना जितना आना चाहिए उतना आ रहा है, यूरिन जितना पास आउट होना चाहिए उतना हो रहा है, ठीक है। मल सुबह आप जैसे त्याग करते हो उतना त्याग कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है। तो जितना है मतलब एक प्रॉपर नॉर्मल अवस्था में जितनी बॉडी काम करती है वो होते रहने चाहिए, उसके साथ साथ ही आप खुश रहे, प्रसन्न आत्मा इंद्रियां मना, कि आपकी आपका आप खुद हैप्पी रहें, आपका आपकी फैमिली की मतलब एक तरीके से आप खुद हैप्पी रहोगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रियां मना कि वह स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ पुरुष, ये डेफिनेशन है। और आज जो आजकल की जो मॉडर्न की डेफिनेशन है वो इस डेफिनेशन से 100% मेल खाती है। तो आप देख लीजिए आयुर्वेदा कितना यूनिक और सटीक है। अतः दोष धातु मलों की साम्य अवस्था में मुख्य भूमिका है। दोष धातु व शरीर के मूल है, अपन ने यही तो स्टार्ट किया था, शरीर के मूल कितने हैं, दोष धातु व शरीर के मूल है। क्वेश्चन आ जाता है कि दोष धातु मल शरीर के मूल है, विस्तार से वर्णन करो, 20 नंबर में आ गया। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा है ना वो लिख देना सारी चीज़ें, लास्ट में ये सिद्ध कर देते कि भाई दोष धातु मल शरीर के मूल है। क्लियर। अब करेंगे अपन पंच महाभूत, ठीक है। एक बार दोबारा से ज्वाइन हो जाना सारे के सारे, पंच महाभूत दोबारा से अपन एक बार दोबारा ज्वाइन है, पंच महाभूत आज खत्म करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना, क्योंकि पंच महाभूत के काफ़ी बड़ा पंच महाभूत पर कल ही करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, ठीक है। थैंक यू।